हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयुषी पेंसिल क्लासेस। और आज हम सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। देखो, अभी तक ना हमने सीखा कि अलग अलग प्रोविजंस में हमें कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी ज़रूर आता है इनकम टैक्स में जिसमें कि सारे प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, मतलब 5 हेड्स, डिडक्शंस, टीडीएस, एडवांस टैक्स, सब कुछ। अब ऐसा क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में आता है? तो वो आता है स्टूडेंट्स एक फुल फ्लेज क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस तो हमें बिल्कुल चाहिए। तो आइए उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। मिस चार्ली जो कि एक अमेरिकन नेशनल है, देखो अमेरिकन नेशनल है, तो हमें ये पता चल गया दैट पर्सन इज नॉट ऑफ द इंडियन ऑरिजिन। ठीक है, तो उसकी यहाँ पर मैरिज हो गई मिस्टर राधे से, इंडिया के, इन यूएसए ऑन 2 मार्च 2022। और वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आई है 16 मार्च 2022 को, यानी उससे पहले शी हैव नेवर केम टू इंडिया। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में ये पॉइंट हमें बता रहा है कि वो फर्स्ट टाइम 16 मार्च 2022 को इंडिया में आई है। ओके, देन शी लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 19 सितंबर 2022। उसके बाद स्टूडेंट्स वो 19 सितंबर 2022 को वापस यूएसए चली गई। फिर शी रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन 27 मार्च 2023। वो दोबारा से इंडिया में आई 27 मार्च 2023 को। ओके, जब वो इंडिया में थी शी हैड परचेज अ शोरूम इन मुंबई ऑन 30 अप्रैल 2022। यानी उसने क्या किया था? अब जो परचेजेस वगैरह करी है उसको मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रही हूँ। ठीक है, उसने स्टूडेंट सॉरी 30 अप्रैल 2022 को एक शोरूम परचेज किया था। फिर उसने उसको लीज आउट पे दे दिया कंपनी को ऑन रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ फ्रॉम 1 मई 2022। यानी 1 मई 2022 से कंपनी को बोल दिया भाई हाँ हमको लीज पर दे रहे हैं। लीज कितनी है स्टूडेंट? 25,000 पर मंथ। ओके, सो इट मीन्स देर इज एन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितनी इनकम आ रही है? 25,000 पर मंथ। कब से? 1 मई से। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 22-23, यानी कि हमारे पास 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर? यानी कितने मंथ्स हो गए हमारे पास स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए। यस, 11 मंथ्स। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 25,000 इंटू 11। अब आप सोचोगे मैम बाकी बाकी स्टूडेंट देखते हैं क्या कहीं पर कुछ एफएमएसडी दिया है? फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड जो हम देखते हैं रेंट, डी फैक्टो वैल्यू, वो सब। ठीक है, फिर बात आई साथ में शी हैड टेकन लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर परचेज ऑफ दिस शोरूम ऑन विच बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 97,500। उसने एक शोरूम लेट आउट पर दिया जिसके के लिए, यानी एक हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पर दी जिसके के लिए उसने कुछ लोन लिया था। लोन का इंटरेस्ट वॉज 97,500। अब हमें एक बात पता है भाई, सेक्शन 24 ने हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 24 ने हमें ये बोला है पार्ट नंबर बी में कि जो इंटरेस्ट पे आउट सॉरी जो इंटरेस्ट पे आउट किया है स्पेशली इन द केस ऑफ लेट आउट, तो वो कंप्लीटली जो है वो अलाउड होगा। तो 97,500 का जो इंटरेस्ट है वो अलाउड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको कुछ फॉलोइंग गिफ्ट्स मिले हैं, कैश गिफ्ट्स मिले हैं। अब हमें पता है कैश गिफ्ट अगर नॉन रिलेटिव से मिल रहा हो तो एज पर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर वो नॉन रिलेटिव से मिल रहा हो तो फिर उसके केस में अगर एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं किस किस से मिला है। फ्रॉम पेरेंट्स और हस्बैंड, सो येस अलाउड है, मतलब कि इनकम टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि विल कम इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। तो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 ने कहा ये तो रिलेटिव है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, रिलेटिव। फ्रॉम 2 वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हर हस्बैंड, फ्रेंड्स से मिला है 1,51,000 एंड 21,000। अब स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका अग्रीगेट अमाउंट देखना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक से तो 21,000 रुपये मिले हैं विच इज़ लेस देन 50,000 तो एग्जाम्प्ट होगा, नहीं। एग्रीगेट अमाउंट देखो नॉन रिलेटिव से कितना आ गया, 151 प्लस 21 दैट इज 1,72,000। सो इट विल बी अ टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। डिटरमाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन सच इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। उसने कहा भाई एक तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो और इनकम कंप्यूट करके उसकी टैक्स लायबिलिटी देखो। अब रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, हमें स्टार्ट करना है 1 अप्रैल 2022 वाले से। क्यों? रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक
कि क्या, देखो दो कंडीशंस हमारे पास आती हैं। कौन कौन सी दो कंडीशंस होती है? पहली कंडीशन होती है कि क्या वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा के लिए थे, अब वो चेक करेंगे। सेकंड, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेकंड कंडीशन क्या होती है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस 365 डेज इन द प्रीवियस 4 ईयर्स वो वहाँ पर डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए दोनों कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं। अब इंडियन ऑरिजिन का पर्सन नहीं है तो मैं और कोई कंडीशन यहाँ पे चेक नहीं कर रही। 182 डेज पहले चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो वो इंडिया में आए थे 16 मार्च 2022 को और सबसे पहले वो इंडिया से चले गए 19 सितंबर 2022 को, यानी प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने दिनों के लिए थे? 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए एक बार बुक में आपको कैलकुलेशन भी दिखा देती हूँ। तो देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक 16 डेज पहले वो वहाँ पर रहा। उसके बाद स्टूडेंट्स पहले एक मिनट जस्ट वेट इट आउट। पहले हम चेक करते हैं प्रीवियस ईयर का, फिर आपको प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स का चेक करवाती हूँ। ठीक है, तो देखो 1 अप्रैल से लेके 19 सितंबर तक काउंट करते हैं। अब अप्रैल में कितने डेज होते हैं, जल्दी बोलो? 30 डेज। ठीक है, मई 31 डेज, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर में कितने दिन वो आता है? 19 डेज। इसको कंप्यूट करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 172 डेज। ठीक है, अब 172 डेज तो हो गए ये वाले। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वो और कितने दिन था भाई इंडिया में? मैम वो ना वापस से इंडिया में आया था 27 मार्च को। ठीक है, तो 27 मार्च से लेके 31 मार्च तक 27, 28, 29, 30, 31 यानी 5 डेज और 177 डेज। यानी प्रीवियस ईयर में जो मिस चार्ली है वो इंडिया में टोटल 177 डेज थी, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकंड चेकआउट करो, हाँ ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं वो प्रीवियस ईयर 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में कितना था। उसने कहा था भाई मैं पहली बार इंडिया में 16 मार्च को आई हूँ, उससे पहले मैं कभी इंडिया नहीं आई। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब अगर वो पहली बार इंडिया में 16 मार्च को आई है, ठीक है, तो 16 डेज उससे पहले कभी आई नहीं, तो जो हमारी सेकंड कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई नहीं हुई। क्लियर? अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब मिस चार्ली इज अ नॉन रेजिडेंट। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम वहाँ पे अब इनकम कंप्यूट करते हैं। मैंने बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब और कुछ नहीं दिया हुआ तो डायरेक्टली ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई जो कि एक्चुअल रेंट दिया हुआ था। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 2,75,000। अब हम उसके बाद क्या फॉर्मेट करते थे, एक बार फॉर्मेट याद कर ले क्या फटाफट से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। आइए, तो सबसे पहले GAV लिख ली। ठीक है, कितनी आ गई? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 11। चलिए, उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, उसमें से हम कुछ डिडक्शन देते थे। ये आ गई 2,75,000। कौन सी डिडक्शन देते थे यहाँ पे हम? म्यूनिसिपल टैक्सेस की। अब कुछ बोला है क्या कि कितना म्यूनिसिपल टैक्स पे किया? नहीं, सो निल। अगर दिया होता तो हम उसको फिर वहाँ पे माइनस कर देते। ठीक है, हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ गई 2,75,000। फिर क्या करते थे? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। याद है ना सबको, बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है हमने। यस, तो इसका पार्ट ए 30% ऑफ NAV, तो 2,75,000 का 30% माइनस हो जाएगा। क्या ये हर बार होगा? हाँ डेफिनेटली हर बार होगा, ये फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन है। बी, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कितना इंटरेस्ट पे करा है? 97,500, सो दैट विल बी आर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास आ गई 95,000। चलो नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो उसको पहले हस्बैंड के पेरेंट्स मिला एग्जाम्प्टेड, देन सिस्टर से मिला एग्जाम्प्टेड, उसके बाद बात आई जो 2 फ्रेंड से मिला वो रहेगा टैक्सेबल। तो टोटल इनकम आ गई 2,67,000। अब करते हैं टैक्स कंप्यूट, टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट। देखो मैं आपको पेपर के लिए एक टिप दे रही हूँ, प्लीज़ आराम से पूरा पेपर पढ़ना। मैक्सिमम स्टूडेंट कमिट अ मिस्टेक कि वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ा अच्छा रेजिडेंशियल स्टेटस टोटल इनकम, मार्क्स मिलेंगे 14 में से 8 या 9। क्यों? अरे टैक्स लाइबिलिटी भी पूछी थी उसने। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो कि उसने क्या क्या पूछा है, सारे पार्ट्स के आंसर देकर आना। ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। चलो फिर ऊपर लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 कितना है? 2,67,000। अब तो अप टू स्टूडेंट्स 2,50,000 तो कितना आ गया? 2.5 लाख तक तो निल होता है ना। फिर 2,50,000 से लेकर 2,67,000 यानी 17,000 पर कितना लगेगा टैक्स? कितना लगता है?
5% का टैक्स निकाल लो स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। अब 17,000 पर उसको टैक्स लग गया 5% का, विच कम्स टू 850 रुपीज़। इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे 4% का, टोटल लाइबिलिटी आ गई 884। हमेशा राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 पे। अब इसके नियरेस्ट कौन है, 880 या 890? 880, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। अब आप सोचोगे मैम 2,67,000, यस, तो रिबेट दे दो ना अंडर सेक्शन 87A। 5 लाख तक पे रिबेट मिलती है, टैक्स लाइबिलिटी नील हो जाती। स्टूडेंट शी इज़ अ नॉन रेजिडेंट, रिबेट रेजिडेंट्स को दी जाएगी, नॉन रेजिडेंट को नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो रिबेट जो है वो एनआर को नहीं मिलती, तो उस पर टैक्स लगेगा। हाँ, अगर ये रेजिडेंट होती तो नहीं लगता टैक्स। सेकेंड पार्ट, क्या उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा? वुड हर रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर को एनी चेंज? अज्यूम कर लो कि वो एक पर्सन है इंडियन ऑरिजिन की और उसकी टोटल इनकम इंडियन सोर्सेज से 18 लाख है, तो हाँ स्टूडेंट्स, इसको हमारा नज़रिया बदल जाएगा। अगर वो इंडियन ऑरिजिन की पर्सन है जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो हम कहते थे कि इसके केस में हम चेक करेंगे कि अगर वो प्रीवियस ईयर में, मतलब हम यहाँ पर एक एडिशनल कंडीशन चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए एक बार दिखाती हूँ। एंड द एडिशनल कंडीशन इज, हम कहते थे अगर वो प्रीवियस ईयर में 120 डेज से ज़्यादा और 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज से ज़्यादा है, तब भी उसको रेजिडेंट माना जाता था। अब देखो, प्रीवियस ईयर में 120 डेज से ज़्यादा है, यस 172 डेज है, लेकिन अगेन उसके प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में वो 365 डेज के लिए नहीं है, तो अगेन शी इज़ अ नॉन रेजिडेंट। क्लियर? चलिए ग्रेट। तो अब क्योंकि स्टूडेंट्स अगेन शी इज़ अ नॉन रेजिडेंट, तो यहाँ पे उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। डॉक्टर निरंजना अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, भाई देखो सबसे काम की बात आ गई, रेजिडेंट है, ठीक है, 60 ईयर्स की एज है, यानी सीनियर सिटीजन है, अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो सीनियर सिटीजन। वो एक क्लिनिक चला रही है सूरत में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया अपना ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 के लिए, ये सब उसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है। अब बात आई स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। मैम कैसे करेंगे ना पेपर में फटाफट से क्वेश्चन हो जाए, तो आइए बताती हूँ। देखो क्या करो, जो इसकी क्रेडिट साइड है, ठीक है, क्रेडिट साइड पे ये देख लो कि भाई देखो हमारे पास ना अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट तो दे दिया, लेकिन दिस इज एन इनकम टैक्स, ये एनपी हमें चाहिए पीजीबीपी के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो जितने भी फालतू की बातें हैं ना, फालतू की इनकम जो इसमें ऐड करी, जो यहाँ नहीं किसी और सोर्स में ऐड होनी चाहिए थी, उसको माइनस करते हैं। पहला आ गया इनकम टैक्स का रिफंड। अब इनकम टैक्स से कितना रिफंड आ रहा है, 5450। देखो स्टूडेंट, उसने दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट जो है वो 4,40,400 है, लेकिन इसमें ये सारी क्रेडिट इनकम्स ऐड है ना। अब आप सोचोगे मैम ऐड कैसे? स्टूडेंट्स याद कर लो, अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो नेट प्रॉफिट कैसे आता है? आफ्टर टोटलिंग ऑल द क्रेडिट साइड देन माइनस द डेबिट साइड, यही आता है। तो इसका मतलब यहाँ भी पूरा क्रेडिट साइड जो है वो ऐड हुआ है ना, तो उसको माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि 5450 जो है वो हमारी पीजीबीपी इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। डिविडेंड मिला है यूनिट्स ऑफ यूटीआई से, ग्रॉस है 10,500, तो ये किस में आएगा? डिविडेंड मिला है, अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो 10,500 माइनस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैम, अगर यहाँ पे नेट लिखा होता तो कुछ फ़र्क पड़ता? नहीं। क्यों? राउंड ऑफ ना करते? स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बात सुनो, जब इनकम कंप्यूट करते तो राउंड ऑफ करते, लेकिन माइनस करने में नहीं। क्यों? द रीज़न बीइंग, भाई हमने सिर्फ उतना माइनस करना है जितना हमारे एनपी में ऐड है। अब देखो जैसे कि नेक्स्ट पार्ट, विनिंग है फ्रॉम गेम शो ऑन टीवी, नेट ऑफ टीडीएस ऑफ 15,000, यानी टीडीएस काट के अमाउंट है 35,000। इट मीन्स टोटल अमाउंट जो उसको मिला था वो 35 प्लस 15 50,000 था, लेकिन हमारे नेट प्रॉफिट में सिर्फ 35,000 ऐड है, तो हम यही माइनस करेंगे। जब इनकम टैक्स में कंप्यूट करेंगे उसको तब देख लेंगे, लेकिन माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट से सिर्फ 35,000। समझ आया? क्यों? क्योंकि हमारे प्रॉफिट में सिर्फ यही ऐड है। ओके, तो ध्यान रखना इस बात को ध्यान से। रेंट ऐड है 27,000, येस वी विल माइनस इट, द रीजन बीइंग, क्योंकि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बात हुई कि भाई रेंट है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ, ठीक है। ये सब पॉइंट्स तो समझ आ गए, यानी फर्स्ट पार्ट यहाँ हमारा हो जाएगा कि नेट प्रॉफिट में से हम ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे। कैसे लिख के माइनस करेंगे कि दिस विल बी टैक्सेबल इन अदर हेड्स, ठीक है। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर्स के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। रेंट पे है, उसमें 30,000 जो है
वो है टूवर्ड्स द रेंट फॉर अ रेजिडेंशियल हाउस इन सूरत। उसने कहा भाई देखो यहाँ पे रेंट पे दिया हुआ है 90,000 का, इसमें से 30,000 रेजिडेंशियल हाउस के लिए। स्टूडेंट रेजिडेंशियल हाउस का खर्चा आप बिजनेस में डालोगे क्या? नहीं ना। तो यानी 90,000 माइनस किया हुआ है, 30,000 माइनस नहीं होना चाहिए। तो सो व्हाट वी विल डू नाउ, हम नेट प्रॉफिट में 30,000 दोबारा से ऐड कर देंगे। क्या लिखकर ऐड करेंगे कि भाई ये खर्चा डेबिट हो गया जो कि डेबिट नहीं होना चाहिए था। आइए दिखाती हूँ, देखो स्टूडेंट्स, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स नॉट अलाउेबल वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम, ये अलाउड ही नहीं थी तो वापस से ऐड कर दिया 30,000 का। ठीक है, आइए और खर्चा देखते हैं क्या किया उसने। नेक्स्ट आया क्लिनिक इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, ओपनिंग WDV 5 लाख रुपए की, और 7 दिसंबर 2022 को एक्वायर करा चेक से 2 लाख। उसने कहीं डेप्रिसिएशन दिया है क्या ऊपर? नहीं दिया, तो यानी यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिसिंग है। अब जब भी आपके पास कोई असेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी, आपको माइंड में रखना है यार एक बार चेक करो इसका डेप्रिसिएशन है, नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन लगा दो। ठीक है, तो 1 अप्रैल को यानी पूरे साल के लिए 5 लाख रुपए पर इक्विपमेंट्स यानी प्लांट एंड मशीनरी 15% का डेप्रिसिएशन। ठीक है, लिख देंगे लेस अलाउेबल डेप्रिसिएशंस। चलो फिर बात आ गई 2 लाख रुपये स्टूडेंट्स। अब 2 लाख रुपए उसने लेकिन लिया कब है? 7 दिसंबर, यानी लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज़ है, तो इसका हाफ 7.5%। क्लियर, उतना डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। फिर उसने कहा ये जो रेंट रिसीव हुआ ना, इसमें कुछ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है जो कि सूरत में है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 27,000, म्यूनिसिपल टैक्स है 2,000 जो कि दिसंबर में पे किया और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया। इस पॉइंट को बड़े ही ध्यान से समझेंगे। पहला, रेंट रिसीव में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है जो कि सूरत में है, सूरत में है, यस ठीक है। अच्छा रेंट रिसीव कितना था? हम रेंट रिसीव हुआ 27,000। इसने फिर ऐसे अलग क्यों दिया? अब यहाँ पे बात समझना स्टूडेंट, उसने आपको ये बता दिया कि सूरत में उसका एक अपना घर भी है जहाँ से उसको रेंट रिसीव होता है, और उसने रेंट पे भी किया था सूरत वाले घर के लिए, तो यानी अपना घर होते हुए भी दूसरे घर में रह रहा था, अपना घर होते हुए भी दूसरे घर में रह रहा था। तो इस रेंट पेड की डिडक्शन जो हमें मिलती है सेक्शन 80GG में वो नहीं मिलेगी। वो डिडक्शन सिर्फ तब मिलती है अगर अपना घर उस एरिया में नहीं, उस सिटी में नहीं होता। यहाँ तो है, तो रेंट पेड की डिडक्शन नहीं है। सेकेंड, म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 2,000 का, ओके, तो यानी कैसे करेंगे? वही सेम GAV आ गई हमारे पास 27,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस 2,000, तो NAV आ गई 25,000, देन उसमें से डिडक्शन दे देंगे 30% की। लेकिन इसने कहा ये एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड है। अब एडमिन एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? 2,55,000, यानी 2,000 रुपये एडअप हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट निकालते हुए माइनस हुए, माइनस नहीं होने चाहिए थे, ऐड कर लेंगे। क्लियर? चलो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है भाई ये चीज़ माइनस हुई है, माइनस होनी चाहिए थी या नहीं, नहीं तो ऐड बैक कर दो। उसको सैलरी मिली है 7,000 पर मंथ से, पर मंथ की फुल क्योर हॉस्पिटल से, जो कि विच हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस। वो कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस में इंक्लूड नहीं है, ना होने दो, अलग से टैक्स लगा दो इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर इंक्लूड होती तो माइनस कर देते, क्योंकि ये PGBP का पार्ट नहीं है, ये सैलरी का पार्ट है। 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12। अब ध्यान से जब भी आप सैलरी कंप्यूट कर रहे हो, सो देयर इज अ सेक्शन नंबर 16 जिसकी फ्लैट डिडक्शन मिलती है 50,000 की। तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12, 90,000 आ गया। इसमें से लेस कर देंगे वहीं की वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 50,000 की, तो ये रह गया 40,000 रुपये। क्लियर हो गया पॉइंट भी? ठीक है, सो इनकम फ्रॉम सैलरीज में स्टूडेंट्स कितना हमारे पास टैक्सेबल आ जाएगा? 40,000। अगर सब सेक्शन ना याद ना भी हो तो बस लिख देना लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, हाँ इतना तो लिखेंगे। तो याद रखना अनटिल एंड अनलेस सैलरी के साथ कंप्यूटेड लिखा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज कोई डिडक्शन होना हो 50,000 की डिडक्शन होगी ही होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर निरंजना ने एक लोन लिया 5.5 लाख का फ्रॉम अ बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। ओके, उसने प्रिंसिपल रीपे कर दिया 1 लाख और इंटरेस्ट पे करा है 55,000 का। डिडक्शन मिलती है क्या स्टूडेंट्स इसकी? यस मैम मिलती है। ठीक है, तो GTI में से डिडक्शन दे देंगे हम 55,000 की। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे करा है, लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए, सो यस डिडक्शन इज अलाउड। ठीक है, साथ ही साथ उसने 1 लाख रुपए की ट्यूशन फी पे करी है
ये डेवलपमेंट फी या डोनेशन नहीं है, आजकल पता नहीं क्यों बट ऐसा प्रैक्टिकली हो रहा है। दैट्स अ वेरी सैड फैक्ट, अनफॉर्चुनेट फैक्ट कि एडमिशन लेने के लिए कहीं पे डोनेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो उसने कहा ये वो डोनेशन वाली फीस नहीं है, 1 लाख रुपए ट्यूशन फीस है। हाँ तो ये तो ATC में अलाउड होती है, ठीक है, तो ये GTI में से अलाउड होगी। अमाउंट दिया है 28,000 का, चेक से दिया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, तो ये अलाउड है क्या? ये कंप्लीट अलाउड है? नहीं, उसकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग अलाउ कर देंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं। साथ के साथ कह दिया और उसने 115 BSc ऑप्ट नहीं करा। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने देखना है यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैसे? अरे जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में से माइनस किया था नेट प्रॉफिट में से कि ये सब इनकम यहाँ नहीं आएंगी, अब उनको ऐड भी तो करो। कहाँ कहाँ ऐडअप है? अदर सोर्सेज में इनकम टैक्स का रिफंड आया था 5,450 रुपये। अब ये क्या था स्टूडेंट्स? जितना हमने उसको दे दिया वापस आया, दैट इज 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट। उस पर टैक्स नहीं लगता, वो इनकम नहीं होती। इनकम होता है उस पर आया हुआ इंटरेस्ट, तो 450 शेल बी टैक्सेबल हेयर। क्लियर? हमने NP में से पूरा माइनस करा क्योंकि हमारे प्रॉफिट में इतना अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड था, लेकिन जब टैक्स लगाने की बारी आई तो सिर्फ 450 पे लगेगा उसके इंटरेस्ट पर। डिविडेंड मिला था 10,500 का। विनिंग्स थी, उसने कहा था नेट ऑफ TDS है। अब हमें देखना है कितना टैक्स बनेगा, तो भाई ग्रॉस अमाउंट देखेंगे हमेशा, ठीक है। हर केस में ग्रॉस अमाउंट 50,000, क्यों? क्योंकि अब देखेंगे ना टैक्स बनता कितना है। चलो, फिर जितना टैक्स दे दिया होगा उसको टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर देंगे, तो GTI आ गई 4,22,900। देन 80C की डिडक्शन दे दी 1 लाख रुपए की। 80D की डिडक्शन उसने कहा कि 28,000। अब स्टूडेंट अगर ये नॉर्मल सिटीजन होता तो 25,000 अलाउड होता, लेकिन क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो कंप्लीट 28,000 अलाउड, ठीक है। 80E की जो कि इंटरेस्ट पे किया 55,000 का, तो इट कम्स टू 2,39,900 की हमारे पास आ गई टोटल इनकम। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है आपको। अगर कोई डाउट है तो फटाफट से मैसेज करके पूछ लो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। मिस पूर्वी, जिसकी एज 55 ईयर्स है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस कर रही है। उसने कुछ अपना अकाउंट्स मेंटेन करा कैश बेसिस पर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट आया भाई, इसने कैश बेसिस पर मेंटेनेंस करी है। क्लियर? उसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अब कैश बेसिस पे, तो यहाँ नहीं बीच में यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं दिया हुआ होगा। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, सैलरी वगैरह दी है, फीस अर्न करी है इतनी इतनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इस नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट जो है हमें PGBP का देखना होता है। जो इसने अदर वाले इसमें इनकम ऐड करी है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी सेम जैसा अभी करा है मैं करवा भी देती हूँ। ऑडिट फीस अर्न करी है, बिजनेस इनकम, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी, तीनों बिजनेस इनकम है, कुछ नहीं करेंगे। डिविडेंड मिला 10,524 का, क्या करेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, फिर इसको अदर सोर्सेज में टैक्स लगाएंगे। UTI से इनकम हुई है, माइनस, अदर सोर्सेज है ये भी, ठीक है, तो PGBP से माइनस। ऑनरेरियम रिसीव हुआ वेरियस इंस्टीट्यूशन से फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर्स। अब ये क्या होता है स्टूडेंट? जब हमारी आंसर शीट्स चेक होती हैं, सो दैट इज नॉट अ सैलरी, उसको कुछ अलग से पार्ट, ऑनरेरियम का मतलब होता है इन द किसी को ऑनर करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। सो ऑनरेरियम इज बेसिकली फॉर गिविंग द रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन। उन्होंने कहा भाई उसको वो दिया है, तो उसके केस में क्या करेंगे? उसके केस में उन्होंने कहा क्या इसको NP में ऐड होना चाहिए? जल्दी बताओ स्टूडेंट, नहीं ना, दैट इज अगेन अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो माइनस करके अदर सोर्सेज में ऐड कर देंगे। मैम ये उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस क्लिनिक चलाना है, और ना ही उसकी सैलरी है। सैलरी होती है जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलती है, और एम्प्लॉयर आपको कभी ये देगा कि मैं इसको इन द ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट ऐसा दे रहा हूँ, नहीं ना। तो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, सो दैट इज नॉट अ सैलरी, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंट रिसीव हुआ है रेजिडेंशियल फ्लैट से विच इज लेट आउट 85,600, दैट इज रेंट रिसीव्ड। ओके, तो यानी ये भी माइनस होकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। फिर उसने कहा ऊपर भी जो मोटर कार दी हुई है उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ 15%। मैम ऐसा क्यों दिया इसने? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कैश बेसिस है, यानी डेप्रिसिएशन नहीं है, आप लगाओगे। लेस अलाउेबल डेप्रिसिएशन, मोटर कार की वैल्यू देख लेंगे, ये रही, कार परचेज करी थी 80,000 की, तो 15% का डेप्रिसिएशन दे देंगे। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500, उसको 10,500 के बेनिफिट्स रिसीव हुए क्लाइंट से प्रोफेशन कोर्स में। अब ये क्या होता है?
अब स्टूडेंट इसका मतलब हुआ देखो उसको प्रोफेशनल कोर्स में मिला है ना, तो हाँ ठीक है, फिर तो प्रोफेशन में ऐड होना चाहिए। कहीं पे नहीं दिया हुआ, अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि ऊपर अभी नहीं दिया, एक बार चेक भी कर लेंगे, नहीं दिया हुआ तो 10,500 जो है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। इंसेंटिव दिए आर्टिकल असिस्टेंट्स को, रिप्रेजेंट अमाउंट पे टू 2 आर्टिकल असिस्टेंट्स, अपने 2 आर्टिकल असिस्टेंट्स को उन्होंने आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है तो इंसेंटिव दिया है। एक बार इंसेंटिव देख लें दिया कितना है। यस आइए, इंसेंटिव दिया है 13,000 रुपीज़ का, यानी कि 6,500 रुपये एक बच्चे को दिए हैं कि उसने अपना आईपीसीसी जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। तो अब एक बात बताओ, आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, इसका क्या करोगे? पहली बात तो खुश हो जाएंगे, अरे मैम वाओ, आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो उसने कुछ उसका एडिशनल अमाउंट भी दिया। हाँ जी स्टूडेंट, अच्छे वाला ये जो उसका प्रिंसिपल है। अब देखो अगर ऐसा कुछ अमाउंट दिया है तो हाँ ठीक दिया ना, बिजनेस के अंदर ही तो दिया, सो दैट इज डिडक्टेबल, उसका हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखना, अभी हमने मोटर कार पे डेप्रिसिएशन लगाया है ना, यस मैम, इसका मतलब मोटर कार उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दी हुई है, यानी एक्सपेंडिचर में दी हुई है। एक बात बताओ, गाड़ी परचेज करेगा तो क्या उसको वो नेट प्रॉफिट के एक्सपेंस मानेगा क्या? नहीं, तो 80,000 रुपीज़ दोबारा से ऐड भी करेंगे, क्यों? बिकॉज दैट इज अ कैपिटल असेट ना, यहाँ पे नहीं, हम उसको कभी बैलेंस शीट में शो कर देंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो ऐड करके डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में गाड़ी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड थी 2,000 रुपये की फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 टू 30 सितंबर 2023। कुछ करेंगे क्या? 2,000 रुपये गाड़ी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस वहाँ पे दी हुई है। तो बात आती है क्या ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो अलाउड होगा? हाँ तो ये अलाउड होगा, ऑलरेडी डेबिटेड है, उसमें से माइनस है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे मतलब इसके बारे में कुछ लिखे भी नहीं। अगर देखो एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलते हैं, जैसे 1 मार्क हो गया इस पॉइंट का, 1 इसका, 1 इसका, अगर आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, प्लस माइनस तो करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा तो वो 1 मार्क आपको किस बात का देगा? सोचने का नहीं ना, तो आपको वहाँ मेंशन करना होगा कि क्योंकि एक तो वो कैश बेसिस वैसे भी कर रहे हैं और ये अलाउड एक्सपेंडिचर है, तो इसका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। सैलरी इंक्लूड्स 30,000 टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, ऊपर सैलरी दी हुई है, उसमें 30,000 रुपये कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को दिए हैं कैश में। क्या होगा ये डिसअलाउ हो जाएगा। क्यों डिसअलाउ हो जाएगा? सेक्शन 40A3 हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स वहाँ पे, 10,000 से ऊपर का एक्सपेंडिचर है तो प्रिस्क्राइब्ड मोड्स में होना चाहिए, तो 30,000 एड बैक हो जाएगा, ठीक है, कि ये अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं होगा। पूरा लिख कर बताओगे, आई एम अगेन सेइंग, हर बात को लिख कर बताओगे, भाई सेक्शन 40A3 ने बोला है कि क्योंकि वो 10,000 से ऊपर का खर्चा कर रहा है कैश में तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कुछ एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं फॉरेन टूर पर 32,000, यहाँ लिख दो, अज्यूम कर लो कि भाई ये हमारे प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड है, तो यस दैट इज अलाउड। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया हेल्थ का डिपेंडेंट ब्रदर और मेजर सन के 5,000 और 10,000 और दोनों कैश में पे करा। अब देखें जीटीआई में से सेक्शन 80D की क्या ये डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब वो बात आती है। अब हमने पढ़ा था पहली बात तो मेडिकल इंश्योरेंस किस में कवर होता है, 80D में या C में? लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड इन सेक्शन 80C एंड मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड इन सेक्शन 80D। याद आ गया ना? यस। अब कितना अलाउड होगा इसमें? मैम इसमें ना कुछ भी अलाउड नहीं होगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने पेमेंट जो है वो कैश में करी। देखो पहली बात तो इसने ये बोला था कि ब्रदर वाले केस में तो वो अलाउड ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसको हम फैमिली की डेफिनेशन में नहीं मानते। सेकंड सन अलाउड होता है, लेकिन क्योंकि कैश पेमेंट करी है सो दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा, और क्या करेंगे? जितने भी हमने इनकम्स पीजीबीपी से माइनस करी थी उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वहाँ पे टैक्स लगा देंगे। हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सबसे अच्छे से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट आया तो डेफिनेटली पूछ लेना। टैक्स लाइबिलिटी निकालने के बाद जितना एडवांस टैक्स पे करा माइनस कर देंगे, फिर हमारा टीडीएस हुआ था क्या डिविडेंड इनकम पर, वो माइनस हो जाएगा। फिर हमें पता है कि उसने इनकम फ्रॉम यूटीआई दिया था हमें, उसमें क्या था हमारे पास, उस पर भी टीडीएस आया था 760 का। ये सब वो अमाउंट है जो ऑलरेडी पेड है पे माइनस करो, बाकी जो बैलेंस बचेगा दैट शेल बी टैक्स पेबल। क्लियर? फिर उसने स्टूडेंट्स पूछा कि क्या आपका आंसर चेंज हो जाता अगर एक, देखो अब इस क्वेश्चन में एक बात आई कि उसने कहीं भी नहीं दिया हमें कि उसने 115 BAC सेलेक्ट नहीं करा। अगर ऐसा नहीं दिया तो आपको 115 BAC से भी निकाल कर दिखाना पड़ेगा। ऐसा क्या मैम? या डेफिनेटली ऐसा पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि या तो वो पूछेगा ओल्ड रिजाइन या पूछेगा 115 BAC, दोनों वो कम ही पूछता है क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। स्टिल
कुछ नहीं दिया हुआ तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे पेपर में, हम ये भी उसको करके दिखा देंगे। GTI निकाल लेंगे, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी चैप्टर 6 से वरा की, उसके अकॉर्डिंग न्यू रेट्स लगाकर हम उसकी टोटल इनकम निकाल देंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कुछ नहीं दिया हुआ तो फिर हमें ये भी जो न्यू रिजाइम है वो भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सेम जैसा अभी करा है वैसा ही है, इसमें एक बार पॉइंट नंबर 3 पर आ जाओ। ठीक है, उसने कहा, आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 पॉइंट नंबर 3, बाकी सब पॉइंट सेम है, अलग क्या है यहाँ पर, उसने अपना एक बिजनेस चला रहा है, NP दिया हुआ है, ये इनकम जो है उसने कहा P&L अकाउंट में क्रेडिटेड है, तो इनकम फ्रॉम UTI हमें पता है ये तो अदर सोर्सेज की इनकम है, माइनस कर दो, डिबेंचर से इंटरेस्ट मिला माइनस कर दो, अदर सोर्सेज, हॉर्स रेस की विनिंग है माइनस कर दो। फिर कहा इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक्स वर omitted टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ विच वर, उसने कहा हमें ना पता लगा कि ये वाले जो है ये हम ओपनिंग और क्लोजिंग में लिखना भूल गए, अब ऐसा करती है, अरे यार ये क्या है, ये तो इनकम नहीं है। स्टूडेंट्स ऐसे में ना कॉमन सेंस चलाओ, क्या देखो ओपनिंग स्टॉक, अब मैं सिंपल सी बात आपको बोलती हूँ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो फिर आप करोगे कैसे। नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 11,20,000, ठीक है, अब मैं ट्रेडिंग बना लेती हूँ एक बार, जैसे ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए था 8,000 का जो नहीं आया, क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए था 12,000 का, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है जो कि नहीं आया। ठीक है, इट मीन्स इस 11,20,000 में से क्या होना चाहिए था स्टूडेंट, जब भी हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं ये सब बातें, ये सब चीज़ें माइनस करते हैं, 8,000 रुपये और माइनस होने चाहिए और 12,000 रुपये और एडअप होने चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो अब कर देंगे, ठीक है, 8,000 को माइनस कर देंगे। आइए एक बार दिखाती हूँ आपको कैसे माइनस करा, क्योंकि भाई ओपनिंग स्टॉक माइनस होता है, उसने वहाँ पर अंडरस्टेटमेंट है तो यहाँ पे माइनस कर दो और 12,000 रुपये को एज ए क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो। क्लियर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस माइंड में रखो कि P&L में क्या होना चाहिए था, उसी के बेसिस पर हम वो कर देंगे। इस पॉइंट को लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सब हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपको नहीं आता, तो एक बार फटाफट से सारे पॉइंट्स पे नज़र भी मार लो, कोई भी डाउट आया तो पूछ लेना। हाँ, अगर नज़र नहीं मार रहे तो दैट विल बी अ मिस्टेक फॉर श्योर, एक बार नज़र हर पॉइंट पे मार लो, ठीक है, पेपर में, क्योंकि आपको टोटल इनकम से क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। बाला मुरुगन फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम है, ये ब्रैकेट में है, इट मीन्स इट इज़ अ लॉस, ब्रैकेट में दी हुई है यानी कि ये लॉस है, ध्यान रखना। तो 1,35,000 का उसको लॉस हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी से 15,000 का लॉस हुआ। लॉटरी विनिंग दी हुई है 5 लाख की। स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम है 1 लाख का। इनकम बाय वे ऑफ सैलरी कंप्यूटेड मतलब ऑलरेडी 50,000 रुपये माइनस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे दिया 70,000 का। अब टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी और अगर कोई एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं तो वो भी। अज्यूम करना कि इसने सेक्शन 115 BSE ऑप्ट नहीं करा, करे टोटल इनकम कैलकुलेट आ जाओ। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमारे पास हेड्स की इनकम तो कंप्यूटेड है, हमें ये देखना है कौन किससे सेट ऑफ हो सकता है क्वेश्चन में। मेन बात है, देखो अब ये थोड़ी ना कि वो आपको कहेगा कि 5 हेड मैंने लिख कर दे दिए, बस आपको प्लेट सजा के दे दी, मार्क्स ले लो, नहीं ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सैलरी है 60,000 की। लॉस कहाँ है मैम, एक तो टेक्सटाइल बिजनेस का है। अब हमने पढ़ा हुआ है कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ के केस में कि PGBP का जो लॉस होता है, सैलरी, एक बात बताओ क्या सैलरी और PGBP को आपस में आप सेट ऑफ करते हो, नहीं ना। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 15,000 का, इसको सेट ऑफ कर दूँ, ठीक है। 60,000 में से इनकम में से 15,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस गया, बैलेंस कितना बच गया स्टूडेंट, इट्स 45,000, ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है, तो नेट सैलरी आ गई हमारे पास सेट ऑफ करने के बाद 45,000। PGBP का स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम है 1 लाख रुपए की। अब स्टूडेंट बिजनेस लॉस कितना आ रहा है उसको, मैम बिजनेस लॉस जो उसका आ रहा है दैट इज 1,35,000, इसको सेट ऑफ कर दें क्या, जल्दी तो सेट ऑफ करें। अब आप सोचोगे मैम नहीं कर सकते, क्यों, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस, स्टूडेंट स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ होता है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस का लॉस तो स्पेक्यूलेशन से सेट ऑफ हो सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस से अपने आप को सेट ऑफ कर लेगा। अगर ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस होता तो फिर ना हो पाता, ठीक है ना। चलो फिर आओ यहाँ पर अब एक बार, तो ये हमारे पास आ गया 1 लाख रुपीज़, तो 135 का लॉस था, सेट ऑफ करा तो कितना लॉस अब बच गया, सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये का।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास आता है, यानी 35,000 का जो लॉस बचा दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड। ध्यान रखना इस बात को, मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि भाई स्पेक्यूलेशन बिजनेस से नहीं सेट ऑफ होगा, हो जाएगा। स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं होता किसी और से, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, अब बात आ गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 70,000 का, तो बैलेंस जो 35,000 का बिजनेस लॉस बचा था यहाँ से सेट ऑफ कर दें, ठीक है। अब अगेन क्या बोला था मैंने आपको, कैपिटल लॉस है तो वो अपने आप को किसी और से सेट ऑफ नहीं करवाता, बट वो बाकी सब की मदद कर देता है, ठीक है। तो LTCG से माइनस कर देंगे 35,000, LTCG आफ्टर सेट ऑफ बिजनेस लॉस आ गया 35,000 का, ठीक है। नेक्स्ट लॉटरी इनकम दी हुई है 5 लाख की, इसके अकॉर्डिंग पे अब हम निकाल लेंगे हमारी टैक्स लाइबिलिटी, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो ग्रेट। अब यहाँ पे बात आई, उसने पूछा था क्या एडवांस टैक्स लगेगा क्या, नहीं। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि देखो असेसी को एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। द रीज़न बिंग उसकी जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग द लॉटरी वाली इनकम वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। साथ के साथ अब बात आई मैम लॉटरी वाली इनकम को ऐसे अलग क्यों लिया, क्योंकि उस पर जो होता है टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है एट सोर्स 30% के रेट से। तो यानी टोटल टैक्स लाइबिलिटी स्टूडेंट्स उसकी कितनी है, 1,56,000। क्लियर। अब इस 1,56,000 की उसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, जिसमें से 6,000 रुपये उसका फॉर श्योर जो है टैक्स डिडक्ट हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि ये होना ज़रूरी है, 194B ने कहा है। तो बाकी बचा 1.5 लाख रुपये, जो कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बात आई कि मैम 1,56,000 में से, हाँ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट आ गया, जस्ट वेट, ठीक है, ये फिगर्स जो है वो थोड़ी गलत हो गई है, मैं दोबारा बता रही हूँ। 1,56,000 की टोटल टैक्स लाइबिलिटी आई, उसके पास लॉटरी विनिंग थी 5 लाख रुपीज़ की, 30% का टैक्स उसका डिडक्ट हो ही गया होगा क्योंकि दैट्स अ TDS। 194B कितना आ गया, 1,50,000 माइनस कर दूँ, बैलेंस 6,000 रुपये। अब हमने एडवांस टैक्स में पढ़ा है कि अगर वो 10,000 से भी क्योंकि कम की उसकी लाइबिलिटी आ रही है तो एडवांस टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, जैसा अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये वही केस है दोबारा। इसके सारे पॉइंट्स आप देखोगे, जो भी डाउट आएगा डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आस्क मी। क्लियर। चलो अब बात आई मैम यहाँ पे ना प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, ओके यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्चुअली ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बात आ गई अब हम प्रॉफिट कैसे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे प्रॉफिट देखने का तरीका देखो, क्योंकि NP तो दिया हुआ नहीं है, तो अब ये देख लो ना कि उसको फीस कितनी मिल रही है प्रोफेशनल सर्विसेज से। उसको मिली फीस 59,38,000। ध्यान से मेरी बात देखो, नेट प्रॉफिट होता तो डायरेक्ट ले लेते, अब उसको दिया है रिसीट कितना है, इसमें से उसको इतना पैसा मिला, आपको जो जो एक्सपेंडिचर लगता है माइनस होना चाहिए माइनस कर दो। मतलब इसने सिंपल आपको इतना दे दिया, पैसा आया गया, दैट्स नॉट अ प्रॉफिट, ठीक है। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। ऐसे केसेस में फीस मिली प्रोफेशनल सर्विसेज से 59,38,000। अब जैसे उसने स्टाफ को सैलरी दी माइनस कर दो, अदर एडमिन एक्सपेंसेस है माइनस कर दो, ऑफिस का रेंट है माइनस कर दो, हाउसिंग लोन है तो देखो उसने कैसे कहाँ पे करा है, वो सब बातें अपने आप कंसिडर करनी है, ठीक है। सो दैट इज नॉट अ केस ऑफ द जहाँ पे आपको डायरेक्ट NP दे दिया, ओके। चलो अब स्टूडेंट्स आई होप ये जो क्वेश्चंस मैं कह रही हूँ ना ये देख लोगे फटाफट से, ठीक है। मैं आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस करवा रही हूँ ऑन योर रिक्वेस्ट कि मैम एक बार आप करवा दो, लेकिन जो अब मैं क्वेश्चंस कह रही हूँ सो इट मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको देखने ज़रूर हैं, ओके। आई होप कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा मुझे बोलकर और बाद में उस पर ध्यान नहीं करेगा, ठीक है। चलो आओ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। सिद्धांत की एज है 31 ईयर्स, दिल्ली का। अब हमने उसने कहा है रेगुलर प्रोविजन से भी निकाल देना और सेक्शन 115 BAC से भी, ओके कर देंगे, ठीक है। और फिर बताना क्या उसको सेक्शन 115 BAC लेना चाहिए, मतलब उसको टैक्स लायबिलिटी किस में कम आ रही है ये देख लेंगे। सैलरी दी हुई है DA इंक्लूडिंग 3,35,000, बोनस है 11,000 का, सर्वेंट की सैलरी जो कि एम्प्लॉयर ने पे करी 12,000, रेंट पे करा सिद्धांत ने अपने अकोमोडेशन के लिए 49,600, बिल्स पे करे हैं एम्प्लॉयर ने यानी परक्यूजिट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर का जो कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है फॉर द अबव फ्लैट 11,000। सिद्धांत ने एक फ्लैट परचेज करा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4,75,000 का अप्रैल 2015 में, जो कि फाइनेंस कर दिया लोन से LIC ने 1,60,000 15% इंटरेस्ट पे, ओके। यानी उसने हाउस के लिए लोन दिया पे इंटरेस्ट दिया, 1,60,000 का उसका लोन था, 15% का इंटरेस्ट गया,
उसकी अपनी सेविंग थी 65,000 और डिपॉजिट है नेशनलाइज बैंक में 2,50,000 का, जिससे कि स्टूडेंट्स उसने क्या किया, एंड a deposit from a nationalized bank for 2,50,000 to whom this flat was given on lease for 10 years. Okay. Rent payable by the bank 3,500 पर मंथ। अब ये क्या कह रहा है, इस लाइन को ध्यान से सुनो। देखो उसने क्या कहा है यहाँ पर कि उसने जो ये अब अपना फ्लैट ले करना, ये एक नेशनलाइज्ड बैंक को स्टूडेंट्स उसने क्या किया, लीज पर दे दिया, यानी बैंक से पैसा कमा रहा है। ओके, कुछ भी हो, दैट्स एन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, उसके लिए रेंट पे कर रहा है बैंक उसको 3,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको दे दिए हैं, हमें निकालनी है इसकी इनकम। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को कर लेते हैं बिकॉज दैट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लस अभी तक हम सिर्फ पीजीबीपी के क्वेश्चन टाइप था, ये थोड़ा अलग आ रहा है, इसको मैं पूरा आपको करके दिखाती हूँ। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात आ गई सैलरी। सैलरी में जो है हमारे पास डीएनएस अलाउंस है 3,35,000 का, तो लिख लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी 3,35,000। उसके बाद देखते हैं उसको एक्स्ट्रा कुछ मिला है, बोनस मिला है 11,000 रुपये का, तो टैक्सेबल हो जाएगा बोनस 11,000। फिर पर्क्स कुछ मिले, हाँ उसको सैलरी दी है सर्वेंट की जो कि एम्प्लॉयर ने दिया। मैंने आपको पढ़ाया था एम्प्लॉयर ने उसकी पूरी सैलरी दे दी, तो यानी वो उसको एक तरीके से एक एक्स्ट्रा पर्क मिल गया, अदरवाइज खुद पे करना पड़ता तो 12,000 रुपये। देन उसको जो है स्टूडेंट्स गैस इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है उसको मिल गया था, यहाँ पे हमने बात करी थी गिरा बिल्स जो है एम्प्लॉयर ने पे कर दिए गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के लिए, जो कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया 11,000 रुपये का। ठीक है, तो ये 11,000 जो है वो भी उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर बात आती है और क्या दिया है, रेंट पे करा है सिद्धांत ने अपने अकोमोडेशन के लिए, तो देख लेंगे क्या उसको कुछ हाउस रेंट अलाउंस वगैरह मिला है या कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। डिडक्शन में चेक करेंगे, यानी सैलरी के पार्ट को यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं। यहाँ आ गया 3,69,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हर किसी को मिलती है 50,000 की, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 3,19,000। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब उसको कुछ हाउस प्रॉपर्टी से कुछ मिल रहा है क्या, हाँ उसने कहा था भाई उसने एक बैंक को क्या दिया, लीज पर दे दी, 3,500 रुपये महीना उसको मिलता है, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीएवी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 3,500 मल्टीप्लाई बाय 12। कुछ और इन्फॉर्मेशन क्योंकि नहीं दी हुई। ठीक है, तो 42,000 म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करें, हाँ 4,300 के म्यूनिसिपल टैक्स जो है उसने यहाँ पर पे आउट करा है, ये रहा, क्योंकि खुद पे करा है अलाउड हो गया 4,300। हाउस इंश्योरेंस करवाया 860, कुछ भी करवाया वो तो फ्लैट डिडक्शन में आ ही जाता है। एनएवी आ गई 37,700। फिर डिडक्शन मिल जाएगी 30% ऑफ एनएवी, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन कि भाई उसको कहीं भी नोट्स में लिख देंगे हाउस इंश्योरेंस की डिडक्शन नहीं दी, यहाँ पर एक फ्लैट डिडक्शन होती है। ठीक है, तो 30% एनएवी आ गया। फिर स्टूडेंट्स उसने एलआईसी से लोन लिया था 1,60,000 रुपये का 15% इंटरेस्ट के हिसाब से। कैसा लोन था मैम, ये अपना हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे 1,60,000 15% लेट आउट पे दिया है, तो 24,000 जो है उसको वो अलाउड हो जाएगा। ये थी हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखते हैं थर्ड है दैट इज पीजीबीपी। पीजीबीपी से कोई इनकम है उसको, यहाँ ऊपर तो नहीं है, ये रहा, उसको 2,700 शेयर मिला, प्रॉफिट हो गया स्पेक्यूलेशन बिजनेस से, और 42 एक मिनट स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट्स उसको क्या है यहाँ पे 2,700 शेयर स्पेक्यूलेशन बिजनेस से मिला और लॉस हुआ उसका 4,200 का, अगेन फ्रॉम द कॉटन स्पेक्यूलेशन बिजनेस। अब स्पेक्यूलेशन के लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो एक पर्टिकुलर बिजनेस का हो, ठीक है, शेयर का था, कॉटन का था। अब क्योंकि उसको कॉटन वाले से 4,200 का लॉस हुआ, लॉस फ्रॉम द स्पेक्यूलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द स्पेक्यूलेशन बिजनेस। प्रॉफिट उसको हो रहा था स्टूडेंट्स यहाँ पर, लेट्स चेक इट आउट, कितने का, 2,700 का, तो यानी 4,200 में से 2,700 का जो लॉस है, ठीक है, वो तो सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब उसको स्टूडेंट्स 2,700 का प्रॉफिट था, तो 4,200 में से 2,700 का जो है वो उसको सेट ऑफ हो गया, बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1,500 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट, इन द ईयर 2016-17 उसने गिफ्ट करा 30,000 का अपनी वाइफ को। मैं अगेन आपको बोल रही हूँ लिख देना भाई हाउस इंश्योरेंस की डिडक्शन क्यों नहीं दी, अदरवाइज उस पॉइंट के मार्क्स नहीं मिलते। यू हैव टू राइट डाउन ई फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन द ईयर 2016-17 उसने गिफ्ट करा 30,000 अपनी वाइफ को, 20,000 सन को जो 11 एज का है। गिफ्टेड अमाउंट्स जो है उसने मिस्टर राजेश से एडवांस पे लिए हैं, उसके लिए इंटरेस्ट पे करा 19% पर एनम।
कोई डिडक्शन मिलेगी क्या इस इंटरेस्ट की? नहीं। क्यों? अब ऐसा थोड़ी ना आपको किसी को गिफ्ट करना है, उसके लिए आप पैसा उठा रहे हो और फिर भी आप कह रहे हो कि भाई मैं तो यहाँ पर कुछ है उसको अमाउंट दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आती है मैम क्या उसकी इनकम हो गई? हाँ, उसकी इनकम हो गई। अब ये इनकम कैसे हुई है, किस वे में हुई है, अब वो देखते हैं। अब एक बार एक काम करते हैं, अब एक बार ये गिफ्ट वाला पॉइंट्स दोबारा देख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखो उसने क्या कहा, इन द ईयर 2016-17 ही हैड गिफ्टेड ₹30,000 टू हिज वाइफ एंड 20,000 टू हिज सन हु वाज एज्ड 11। द गिफ्टेड अमाउंट्स वर एडवांस टू मिस्टर राजेश। इसका मतलब जो उसने गिफ्ट करा उन्होंने आगे उस गिफ्टेड अमाउंट को मिस्टर राजेश को दे दिया। कितने पर? इंटरेस्ट ले रहे हैं उससे 19% पर एनम पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक वो मिसप्रोनाउंसिएशन हो गया था यहाँ पे। सो दैट इज़ अ गिफ्टेड अमाउंट्स वर एडवांस्ड, यानी उन्होंने आगे उन गिफ्ट वाले अमाउंट्स को दिया है। तो यानी स्टूडेंट्स अब बात आई कि मैम यानी कि उसकी वाइफ और सन को यहाँ से कुछ ना कुछ इनकम हुई होगी। हाँ डेफिनेटली स्टूडेंट्स इनकम हुई होगी, लेकिन किसकी इनकम को क्लब करेंगे अब बात आती है क्लबिंग प्रोविजंस। अब देखो मैंने आपको बोला था अगर हम कुछ अमाउंट किसी को दे रहे हैं एंड आफ्टर दैट वो पर्सन क्या कर रहा है, वो उसी अमाउंट से कुछ अर्निंग कर रहा है, तो फिर वो हमारी इनकम में क्लब होगा। ध्यान आ गया? तो इनकम ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम एडवांसिंग मनी जो उसने दिया था, कितना आ गया स्टूडेंट्स वो? सो दैट इज 19% पर एनम के हिसाब से उसने कितना अमाउंट आगे दिया है? 20,000 रुपये। तो 3800 आ गए। यस। अब स्टूडेंट्स हमने बात करी थी आदि इज अ माइनर चाइल्ड, तो उसको क्या मिलता था? एग्जाम्पशन मिल जाती थी सेक्शन 10 क्लॉज 32 की 1500 की, तो 2300 विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट आ गया जो उसने वाइफ को दिया था वो भी क्लब हो जाएगा अमाउंट, आगे उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है 5700। मैम क्यों? क्योंकि उसने अमाउंट दिया, आगे वो किसी को एडवांस कर रहे हैं, सो डैट विल बी अट्रैक्ट द क्लबिंग प्रोविजंस है। समझ आ गई बात? ग्रेट। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट सिद्धांत को जो है अपने फ्रेंड से 4 फ्रेंड से 30-30 हज़ार मिला है। 30,000 रुपये का गिफ्ट मिला 4 फ्रेंड से, फ्रॉम ईच फ्रेंड उसको जो है 30,000 रिसीव हुआ। तो इट मीन्स टोटल कितना हो गया? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 1,20,000 ना, तो येस दैट विल बी टैक्सेबल। 1,20,000 क्योंकि 50,000 से एग्रीगेट अमाउंट जा रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद कुछ अमाउंट है नहीं, उसने कंट्रीब्यूट करा पीपीएफ में यानी एटीसी की डिडक्शन आई है। अब देखते हैं, तो जीटीआई आ गई 4,49,390, उस पे से डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80C की जो पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया 50,000। यहाँ पे हम टैक्स निकाल लेंगे, निकल जाएगा स्टूडेंट टैक्स। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है 115 बीएससी। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आता है कि उसको कौन सी डिडक्शन मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी। इनकम सब सेम चलेंगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या उसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अगर वो पर्सन सैलरी 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है? नहीं, तो यहाँ पे लिख दोगे नॉट अलाउएबल। ठीक है, तो दैट इज निल। फिर बात आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 24 की डिडक्शन मिलती है स्टूडेंट्स। अब एक बात बताओ, क्या मैंने आपको सेक्शन 24 में कहीं भी कहा था कि 115 बीएससी हुआ तो डिडक्शन मिलेगी अदरवाइज नहीं मिलेगी? नहीं ना, तो डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्पेक्यूलेटिव बिजनेस वाला सेम चलेगा। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन 10 की डिडक्शन की। मैंने बोला था सेक्शन 10 वाली डिडक्शंस नहीं मिलती, तो जो माइनर चाइल्ड के लिए 1,500 की डिडक्शन मिल रही थी वो भी यहाँ पे नहीं मिलेगी। टोटल 3,800 जो है टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखना सेक्शन 10 की डिडक्शंस नहीं मिलती। और किसकी डिडक्शन नहीं मिलती? चैप्टर 6A की, यानी 80C वाली डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। तो इट कम्स टू 5,0890 रुपीज़। टैक्स निकाल लेंगे उस पर। कैसे टैक्स रेट लगाते हैं अब एक बार टैक्स रेट लगा के दिखा देती हूँ आपको न्यू वाले सिस्टम का। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स देखो सिंपल सी बात है, साफ सी बात है, जब भी हम नया सिस्टम लगाएंगे तो एक बात ध्यान रखना कि इस पर हर 2.5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स बढ़ता है। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोविज़न है। 2,50,000 तक निल, 2,50,001 से लेके 5 लाख तक पे 5%, उसके ऊपर देन 5,01 से लेके 7,50,000 हर 2.5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स पड़ेगा 10%। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स 5 लाख तक पे 5%, यानी 2,50,001 से लेकर 5 लाख तक पे 5%। कितना आ गया इसका बैलेंस? 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख पे 5%, 12,500 रुपये। उसके ऊपर का जितना भी है 7.5 लाख तक का कितना आ रहा है स्टूडेंट? दैट इज 890। तो 890 का 10%। अगर आप यहाँ पर न्यू प्रोविजंस का इनकम टैक्स रेट भूल जाओ तो याद रखना हर 2.5 लाख पर 5% का टैक्स बढ़ रहा है। ठीक है, ये न्यू का टैक्स रेट मैं बता रही हूँ आपको। तो 890 का 10%,
₹89। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा लेंगे 4% का और हमारे पास आ गई टैक्स लाइबिलिटी 13,090 रुपीज़। तो क्या ये उसके लिए बेनिफिशियल है? नहीं, क्योंकि यहाँ उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। क्लियर? चलो ठीक है। अच्छा, अब बात आती है यस द नेक्स्ट थिंग इज, चलो तो ये भी हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 115 BSc का। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो फटाफट से पूछ लेना। अब आता है इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका करने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैम उसको 80GG की डिडक्शन क्यों नहीं मिली, उसने रेंट पे किया था। स्टूडेंट्स उसको डिडक्शन मिल जाती, लेकिन कहा ना उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना फ्लैट था जो उसने नेशनलाइज्ड बैंक को उसने रेंट पर दे दिया, दैट टू इन द सेम इन दिल्ली। तो इसका मतलब 80GG की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि अपना घर था, अपना घर होते हुए दूसरे घर में क्यों रहा। ठीक है ना, यस। अब आता है कि ऑल्टरनेटिव तरीका मैम क्या है। इसमें क्या है कि पहले जो रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स आया उसमें जो जो डिडक्शंस नहीं मिलनी थी आप वो एडअप करते रहो। ठीक है, अगर पेपर में वैसे तो ये आएगा ही नहीं, आया तो फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा। कैसे? देखो 3,99,390 की रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आ गई। अब जो जो डिडक्शन नहीं मिलनी उसको ऐड कर दो, तो वो स्मॉल शॉर्ट मेथड रहेगा। 50,000 की डिडक्शन हो गई, ATC की डिडक्शन हो गई, माइनर चाइल्ड वाली डिडक्शन हो गई, वो सब। तो टोटल इनकम आ गई 5,08,90। लिख लो, पेपर में आया तो इसी तरीके से करना, अदरवाइज आप पेपर में टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो डू दिस वे। क्या करना है, रेगुलर प्रोविजंस में होता क्या है, रेगुलर और 115 BSc में सिर्फ इतना सा अलग होता है कि उसमें डिडक्शन कुछ मिलती है नहीं मिलती। ठीक है ना, तो जो जो डिडक्शन नहीं मिल रही उनको ऐड कर दो, देन उस पर टैक्स लगा दो। ओके स्टूडेंट्स, यस। हाँ, आंसर दोनों पे ही सेम आएगा ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8 रामदीन वाला। ये स्टूडेंट्स अगेन सैलरी का क्वेश्चन है, दैट इज़ योर होमवर्क। इसको करके देखो, जहाँ डाउट आता है पूछो। अब जो मैं कह रही हूँ करके देखो, सो आई विल तो डेफिनेटली सजेस्ट यू कि फटाफट से क्लास होते ही कर लेना, क्योंकि क्या होता है बाद में ना टाइम मिलता ही नहीं है। हम सोचते रहेंगे हाँ हाँ करेंगे करेंगे, बट वो टाइम नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 8 तक एक बार दोबारा देखो, फिर मैं इस वीडियो का आपको पार्ट 2 रिलीज़ करके दूंगी, जिसमें कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर आउट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फटाफट से ये पार्ट करो और उसके बाद सेकेंड पार्ट पर आ जाना। Thank you.